Assalamu alaikum. I am Asif Hamjad, and today in this video lecture I will discuss the important MCQs of the past paper of economics of Federal Public Service Commission of 2003. इसमें दो पेपर हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 20 MCQs हैं और पार्ट 2 में भी 20 MCQs हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 40 MCQs को वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू रिसीव्स आर मैक्सिमम एट दैट पॉइंट ऑन डिमांड कर्व वेयर प्राइस इलास्टिसिटीज। यानी टोटल रेवेन्यू किस प्राइस इलास्टिसिटी पे मैक्सिमम होगा। तो इसकी हम वजाहत बजरिया डायग्राम करते हैं। तो इसमें आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इस पर यहाँ जो मिड पॉइंट है यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है, यानी यूनिटरी इलास्टिक है। इससे अगर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो ये बढ़ती चली जाएगी और एंड पॉइंट यहाँ पर पहुँच के ये इन्फिनिटी हो जाएगी। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है और ये कम होती होती 0 तक पहुँच जाएगी। यानी ये भी पता चला कि इलास्टिसिटी किसी भी चीज़ की 0 और इन्फिनिटी के दरमियान होती है। तो अब देखें, ये सपोज आपका प्राइस लेवल है 6 है, इस प्राइस लेवल पे आपका ये रेवेन्यू होगा इतना। अगर आप तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह जब आप प्राइसेस डिक्रीज करते जाएंगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ते चला जाएगा, यहाँ तक कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इससे नीचे भी आप प्राइसेस को डाउन करते हैं तो आपका रेवेन्यू फिर कम होना शुरू हो जाएगा। यानी आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो उनकी अगर प्राइस डाउन करें तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, यूनिटरी। यानी जब इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होगी तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जिनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो। तो आपको पता है कि ऐसी गुड्स जिनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो वो लग्जरी गुड्स होती हैं। तो इसमें देखें, क्लॉथ इट्स नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी गुड, इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। होंडा सिटी कार की बात कर लें तो ये लग्जरी गुड है, बी ऑप्शन इज राइट हियर। फ्लोर गंदम भी आपकी लेस देन 1 है, लेस इलास्टिक है, तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। थर्ड एमसीक्यू है, प्राइस कंट्रोल आर, कि गवर्नमेंट अगर प्राइसेस को कंट्रोल करती है तो क्या होता है? नेसेसरी फॉर कंज्यूमर वेलफेयर, क्या ये इससे कंज्यूमर वेलफेयर होती है? तो अब देखो, प्राइस को कंट्रोल करने के दो तरीके गवर्नमेंट यूजली इस्तेमाल करती है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। अब अगर प्राइस सीलिंग कर दे, यानी इक्विलिब्रियम से प्राइस अगर वो नीचे मिनिमम प्राइस इंपोज कर दे तो उसमें क्या होगा? आपका चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम से ऊपर सेटल कर दे तो उससे आपकी सरप्लस हो जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें ही इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो डूम टू फेल, यानी इकोनॉमी फेल होने की तरफ चली जाएगी। तो ये ऑप्शन सी इज राइट है। क्वेश्चन 4 है, इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। यानी अगर गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस सेटल किए हैं वो बढ़ा देती है तो क्या होगा इकोनॉमी में? फर्स्ट ऑप्शन है, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो बी ऑप्शन है, इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। यानी जो जब मिनिमम वेजेस ज़्यादा होंगे तो फर्म्स डिमांड कम करेंगी, जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। इंडिफरेंस कर्व गिव्स, अब आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब ये जो कर्व है ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आईसी कर्व है। ये डिफरेंट
सेटिस्फेक्शन लेवल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर कंज्यूमर कोई भी बंडल चूज कर ले वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसमें ये सी ऑप्शन देख लें, द हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल, तो ये राइट ऑप्शन है। 6 है इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड ही है। इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होती है उसको हम बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS बीइंग 6 मीन्स कि MRS अगर 6 है तो कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 6 यूनिट ऑफ X फॉर गुड Y, यानी गुड Y को हासिल करने के लिए X यूनिट फारगो करता, तो ये नहीं है। ये ऐसे हो सकता है कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 6 यूनिट ऑफ Y फॉर गुड X, तो ये उलट लिखा हुआ, तो ये गलत है, ये नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ देखें, प्रेफरेंस फॉर Y इज 6 टाइम दैट ऑफ X, तो ये सही ऑप्शन है कि वो X का 1 यूनिट हासिल करने के लिए Y के 6 यूनिट को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, फारगो कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी इज राइट है। इस क्वेश्चन में कंसीडर कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इंक्रीज इन कंजम्पशन बिल, यानी कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट वो होता है जो कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन विल इंक्रीज मार्जिन यूटिलिटी, तो इंक्रीज नहीं बल्कि ये डिक्रीजिंग मार्जिन यूटिलिटी होता है, तो लिहाजा ए ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। दूसरा है विल नॉट एवरेज यूटिलिटी, तो दोबारा देखो, मेजर ऑफ यूटिलिटी इंक्रीज इन कंजम्पशन विल नॉट एवरेज यूटिलिटी, तो ये भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 7 है इम्प्योर कंपटीशन, यानी अगर प्योर कंपटीशन हो तो स्ट्रॉन्ग रेवेलरीज, यानी सख्त मुखालफत होती है, तो ये ऑप्शन सही है। कार्टेल फॉर्म, कार्टेल कंपटीशन में फॉर्म नहीं होता, वो ओलिगोपोली वगैरह में होता है। थर्ड है नेशनल इनकम्स इंक्लूड, कि कौमी आमदनी में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, यानी कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स शामिल होते हैं, ठीक है, इट्स राइट। फ्रीइंग बेनिफिट्स, यानी एडिशनल यूनिट लगाने से जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट है। पर्सनल इनकम इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच आइटम टू नेशनल इनकम, यानी पर्सनल इनकम में कौन सी आइटम्स को शामिल करते हैं, तो गवर्नमेंट ट्रांसफर पर्सनल इनकम में गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स और बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स दोनों को ऐड करें तो फिर आपकी पर्सनल इनकम बन जाती है, तो सी ऑप्शन इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। आपको पता है कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल और दूसरे होते हैं फ्लो वेरिएबल। तो इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका फ्लो वेरिएबल है। आपको पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जो हम पैसा सेव करते हैं वही आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, तो पर्सनल सेविंग भी आपका फ्लो वेरिएबल है, तो ए और बी दोनों नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन इज राइट है। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट आपने सर्च करनी है। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो डिमांड कम है, तो आउटपुट राइजेस, सही, इट्स ट्रू, ये भी सही ऑप्शन है। इट इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग, आउटपुट रेज, यानी आप जो सेविंग कर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है तो उससे भी आउटपुट राइज होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट है। 13 है व्हेन एन अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव, यानी जो आपने करनी इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव है, तो उससे क्या होगा, आउटपुट टेंड टू राइज, ए ऑप्शन इज राइट है। विद नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर्स, ना आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो ना फॉरेन सेक्टर, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी हो,
तो सेविंग ऑलवेज इक्वल इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, रिलीज्ड इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट होगी, तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। MPC इज इक्वल टू 2/3 द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, यानी MPC की वैल्यू 2/3 है, तो इसमें से 2/3 जो आप निकाल दें तो आपके पास इसमें आप 2/3 वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो आपका ये डी ऑप्शन आंसर निकलेगा 3। फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर द MPC बराबर होगा APC, तो ये MPC APC की नहीं है, बल्कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं है। दूसरा है द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन हैज स्टीपर स्लोप देन दैट ऑफ द लॉन्ग रन, तो ये ऑप्शन बी राइट है कि स्टीपर होगा। देखें ये सपोज है ये आपकी कंजम्पशन कर्व है, तो ये स्टीपर है लॉन्ग रन। इफ यूनियन बैंक हैज डिमांड डिपॉजिट ऑफ 25 मिलियन, 25 मिलियन डिमांड डिपॉजिट है और उसको रिजर्व रिक्वायरमेंट 7.5 है, तो 25 को 7.5 पे डिवाइड कर दें तो आपका ये आंसर ए आएगा, 3.3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी लॉन्गर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी देन फॉर फिस्कल पॉलिसी। आपको पता है कि दो इसमें लैग यूज हुए हैं, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन लैग, यानी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन लैग। दूसरा है जी रिकॉग्निशन लैग, तो जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को सर्च करने में जो वक्त लगता है उसको रिकॉग्निशन लैग कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी लॉन्गर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी देन फॉर फिस्कल पॉलिसी। तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन लैग ए ऑप्शन सही है, ये इसलिए सही है कि आप जब मॉनेटरी पॉलिसी फौरन आप अडॉप्ट कर देते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम नहीं लगता, जबकि फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करने में काफी टाइम लगता है। 19 है द नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर इन पाकिस्तान इज, तो ये तकरीबन 2.1 मिलियन के अंदर बार है, तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ सेल टैक्सेस, यानी सेल टैक्स का ज्यादा किस पे असर पड़ता है, तो ये कंज्यूमर्स पे पड़ता है, सेल टैक्स कंज्यूमर्स पे अप्लाई किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इंप्लाइज, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके उसमें अगर आपको पता है उसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में अगर डेफिसिट इन करंट अकाउंट ठीक है, डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट ये भी सही है, डेफिसिट इन ट्रेड बैलेंस, यानी अगर तीनों में डेफिसिट होगा तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होगा, तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। पाकिस्तान मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर, पाकिस्तान के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर सारे ही हैं, ये जापान, चाइना ये भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए। तो इसमें हम डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि ए और बी ज्यादा है, जापान और चाइना इस्लामिक कंट्रीज। पाकिस्तान became a member of multi-fiber arrangement, MFA का मेंबर कब बना है, तो ये 1974 में बना है, यानी 1970 की डेकेड में बना है। 24 है प्रेजेंटली इन पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू GDP इज मेड बाय द, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा GDP में
किस सेक्टर का रोल है, तो वो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा रोल है। द टेरिटरी सेक्टर इंक्लूड्स, टेरिटरी सेक्टर में ज़्यादा सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन राइट है। पाकिस्तान कस्टम ड्यूटी रेट आर हाईएस्ट ऑन, तो कस्टम ड्यूटी हाईएस्ट जो रेट है वो भी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ही है। इन टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फर्म्स बिलोंग टू, तो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर फर्म्स हैं वो पावर लूम सेक्टर से बसता है, यानी डेड पुरानी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास अभी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुए हम। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स वर्किंग इन पाकिस्तान इज, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो पंजाब है, तो इसमें शुगर मिलें भी सबसे ज़्यादा पंजाब में ही है। SMEDA, SMEDA इज एन एंकरम फॉर, तो SMEDA पाकिस्तान में जो अदारा है उसका मकसद है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये ए ऑप्शन है इसकी, SMEDA। द रीजन रिसीविंग द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ FDI इनफ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा जो कम शेयर है वो किन मुल्कों का है, तो ये लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज, इनका जो शेयर है वो बहुत कम है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन पाकिस्तान इज, जो सबसे ज़्यादा FDI का पाकिस्तान में रोल है वो जर्मनी है। द लार्जेस्ट एनुअल GDP ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान हैज़ बीन लोएस्ट इन, तो ये आपको पता है 1970, इसको बैड इरा भी बोलते हैं, इसमें GDP सबसे लो थी। इन पाकिस्तान द एवरेज एनुअल साइज ऑफ द जीनी कोफिशिएंट वाज हाईएस्ट इन, तो 1960 में जीनी कोफिशिएंट हाई थी, इसी वजह से तो भुट्टो 1970 में सोशलिज्म का निज़ाम लेके आया था इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। इन पाकिस्तान द लार्जेस्ट सेक्टोरल शेयर ऑफ FDI गोज टू, तो सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर पे पाकिस्तान का जो आजकल जा रहा है। आफ्टर डिफेंस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट करंट एक्सपेंडिचर गोज टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ए ऑप्शन इज राइट हियर। 36 है द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम, तो ये सेल टैक्स से पाकिस्तान को ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होता है, जबकि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जो ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू वो डायरेक्ट टैक्सेस से हासिल होता है। 37 द इंटरनल आउटस्टैंडिंग डेट इन पाकिस्तान इज, ये तकरीबन अबाउट 3/4 ऑफ GDP, ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का डेट है। मेजर पार्ट ऑफ फॉरेन एड टू पाकिस्तान कम्स फ्रॉम कंसोर्टियम कंट्रीज, इसमें फ्रांस, फिनलैंड, इस तरह के कंट्रीज हैं। दूसरा है इस्लामिक कंट्रीज, नॉन कंसोर्टियम कंट्री जो दूसरे यूरोपियन है, तो B एंड C ये ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, यानी इस्लामिक कंट्रीज से आपको एड आती है और नॉन कंसोर्टियम कंट्रीज अमेरिका वगैरह USA से ज़्यादा एड आती है। 39 है पाकिस्तान एक्सटर्नल आउटस्टैंडिंग डेट इज, इसमें C ऑप्शन है, अ लिटल ओवर 1/3 ऑफ हर GDP, तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है ना वो पोर्शन जो है ना वो GDP तकरीबन 75% जो है वो GDP का हमारा एक्सटर्नल डेट हमने पे करना है। इन पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर और एजुकेशन, तो एजुकेशन पे जो खर्चा है वो लेस देन 5% हो रहा है GDP में, आजकल लेस देन 5% है। थैंक यू।